50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करे, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे। पक्षपात नहीं करें आप, मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, लेकिन आज भी आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिला है। आज भी आदिवासी कई लोग बिलालाम भूमि पर बैठे हुए हैं, चारागाह भूमि पर बैठे हुए हैं, पड़त भूमि पर बैठे हुए हैं, बरसों से बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन पूंजीपति हो, अडानी अंबानी हो, उसके लिए चारागाह भूमि में भी होटल बन जाएगी, उसके लिए फार्म हाउस बन जाएगा, उसके लिए उद्योग बन जाएगा, लेकिन एक गरीब आदिवासी जो बरसों से रह रहा है उस जमीन पर, वो मालिक है, वो अशिक्षित है, इसलिए उसकी अज्ञानता के कारण उसकी जमीन खाते नहीं करा सका, तो वो कह रहे कि नहीं ये तो सरकारी जमीन है, आप यहां से उठ जाओ। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो जहां भी आदिवासी बिलानाम भूमि, चारागाह या पड़त भूमि, बंजर भूमि पर बैठा हुआ है, उसको खातेदारी हक दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जनजाति मंत्री आते हैं, अटल आवास योजना लॉन्च करते हैं, लेकिन मंत्री जी आप वहां पर जाएं, उस गांव में जाएं, क्या वास्तविक वहां पर आदिवासी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, क्या वास्तव में वहां पर उसका मकान है या नहीं है। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बिलड़ी की बात करूंगा, वहां 40 बीघा इन्होंने अटल आवासीय योजना के लिए लॉन्च किए और नगर परिषद ने 80 से 82 बीघा अपने नाम कर दिए, लेकिन वास्तविक में वहां पर वो आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनका कुआं है, खेत खलियान है, कच्चे मकान है, और ये उस अटल बिहारी आवासीय योजना के नाम को उस आदिवासियों को भगाना चाहते हैं, उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, ये इनकी नीति है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की ये सोच थी कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाए? मैं मंत्री जी कहना चाहता हूं, ये अटल आवासीय योजना इसको कैंसिल किया जाए और वर्षों से वहां आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनकी जमीन उनको खातेदारी हक दिया जाए। अभी बजट घोषणा में आपने बात की, अगले वाले बजट घोषणा में आदिवासियों के लिए हम शिल्पग्राम बनाएंगे। अरे आदिवासियों को क्या लेना देना है शिल्पग्राम से? पालवाड़ा पंचायत में वहां भी आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए हैं, आप शिल्पग्राम के नाम पर उन आदिवासियों को भगाना चाहते हो, उनकी जमीन हड़पना चाहता हो। क्या ये नीति है आपकी? क्या ये सोच है आपकी? और कह रहे हो कि जय जय राजस्थान, आदिवासी का हम भला कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, वो शिल्पग्राम की जमीन पे आप मौके पे जाएं, वहां भी लोग बैठे हुए हैं, उनको हक मिलना चाहिए, नहीं तो उन जनता के साथ मैं खुद रोड पे उतरूंगा, धरना प्रदर्शन आंदोलन करूंगा, लेकिन गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। ये मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां ज्यादा भील जनजाति के लोग रहते हैं। आज तक हमको प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण की मांग कर रहा हूं मैं, आज तक हमको 6% आरक्षण नहीं मिला है। हमें 12% प्रशासनिक सेवा में एसटी का 12% आरक्षण मिलता है, उसमें से पूरा फायदा यहाँ के हमारे भाइयों ने लिया है। तो हमारी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हमारी अशिक्षा, हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए 6% प्रत्यक्ष आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए। ये माननीय सभापति महोदय, ये मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितनी भी सरकारी जो नौकरियां निकलती है, भर्तियां निकलती है, उसमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या तो 75% है और हम खाली 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25% है और 23% है, उनके पद 50-50 निकल रहे हैं। ओए मां ने बात मत करे, नहीं तो फिर मेरा जूता बात करेगा। बैठ जा, बीच में डिस्टर्ब मत करे। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए मुझे, आपका संरक्षण चाहिए मुझे।
पक्षपात नहीं करें आप। मेरे हमारे जो बोल रहे हैं वहां से भटकाए नहीं। सदस्य माननीय अपनी वार्ता जारी रखे आप। माननीय सभापति महोदय हमारे साथ, और ये आपको आसन से कहने का इस तरीके का कोई अधिकार भी नहीं। माननीय सभापति महोदय हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, हम इतना कहना चाहते हैं। बैठे ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब? माननीय सभापति महोदय उनका माइक खुला है क्या? उनको बोलने की इजाजत दी है क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत। सर बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें, यही कहना चाह रहा हूँ, आपसे संरक्षण चाह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय आज भी हमारे साथ एसटी एससी के साथ पक्षपात हो रहा है। अभी जो पटवारी की भर्ती निकली है, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 में, इसमें एसटी को 12% आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 175। और एससी को 16% आरक्षण के आधार पर 277 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 229 सीटें। ओबीसी को 21% आरक्षण के आधार पर 364 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 303 सीटें। जबकि सरकार द्वारा एमबीसी को 5% आरक्षण के आधार पर 87 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 165 सीटें। तथा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के आधार पर 173 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी? 405 सीटें। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है डबल इंजन सरकार की सोच। एसटी एससी ओबी के साथ कुठाराघात कर रही है, ये अन्याय कर रही है। मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये सीटें जो वर्गवार, जो प्रतिशतवार निकल रही है, उनकी सही से निकालें और ये विज्ञप्ति जारी दूसरी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा, हमारे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1951 में सेंसस ऑफ इंडिया में जो जातिगत जनगणना हुई थी, हमारा आदिवासी धर्म कोड अलग था, कोड नंबर 9 था, उसको हटाया गया है। आज हमारी जनसंख्या पूरे हिंदुस्तान में 10 से 11 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन हमारा आदिवासी का धर्म कोड नहीं है। जैनों का धर्म कोड है, बुद्ध का धर्म कोड है, सिखों का धर्म कोड है, आप रहिए उनका धर्म कोड है, देखिए, लेकिन हमारा आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। आप रहिए। माननीय सभापति महोदय, सदन में एक सेकंड, सदस्य सदन में बोलने की परिपाटी बना के रखे, कोई ऐसे बीच में नहीं बोले। मंत्री सक्षम है, मेरी बात सुनिए। बिराजी आप बोल रहे हैं, आपका जब अवसर आए तब आप बोलना। बैठे आप, जब आपका समय आए, अवसर आए, उस समय आप बोलना। और जो इनकी बात का विषय मंत्री जी को उत्तर देना चाहते हैं, तो मंत्री जी या तो बाद में बोल दें, या अभी बताना चाहते हैं अभी बता दें। सभापति महोदय जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जिस शब्द का कोड किया, जो धर्म कोड हटाया, उस समय सरकार की इनकी थी, बता दो ना, ये तो बताओ। सर हमारा टाइम खत्म हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं यही चाह रहा हूं कि हमारा धर्म नोट करके बाद में हमारा आदिवासी का धर्म कोड लागू होना चाहिए। जैसे जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है, तो आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं होना चाहिए? ये मेरी मांग है। माननीय सभापति महोदय, आप ब्राजे माननीय सभापति महोदय, उत्तर देंगे। मैं शिक्षा की बात करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको भी दे रखी है। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, हमारा जनजाति विकास के मंत्री हैं, लेकिन आज भी हमारे कई स्कूलें पहाड़ों में, जंगलों में हैं, वहां पर रोड भी सुविधा नहीं है और खूब जर्जर अवस्था में है, बिल्डिंग गिरने की अवस्था में है। ये ऐसी स्थिति है। माननीय मंत्री महोदय जी, डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी जर्जर स्कूलें हैं, जो जनजाति का बजट है 1750 करोड़ जो बता रहे हो आप, वो थोड़ा स्कूल में लगा दे तो जनजातियों का भला हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेंटर में पूरे टीएसपी क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए अलग से कोचिंग सेंटर होनी चाहिए, निःशुल्क होने चाहिए। हमारे बच्चे आईएएस की कोचिंग कर सकें, आरएस की कोचिंग कर सकें, ये आप व्यवस्था कीजिए। माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा नरेगा। नरेगा हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी है और ये कांग्रेस की देन है।
प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की देन है, सोनिया गांधी जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, जो हमारे टीएसपी एरिया में रोजगार के कोई नरेगा के अलावा कोई उद्योग धंधे नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 25 दिन कम कर दिए, कच्चे कामों में रोजगार भी नहीं मिल रहा है और वहां से हमारे लोगों को प्लान करना पड़ता है गुजरात। मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी एरिया को देखते हुए, जनजाति क्षेत्र को देखते हुए हमारे मनरेगा में 200 दिन किए जाएं और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाए। ये मैं माननीय सभापति महोदय आपसे मांग करना चाहूंगा। उसी के साथ सिंचाई की बात करूंगा मैं। सिंचाई के लिए डूंगरपुर जिले में खाली बरसात पर ही हमारा जिला निर्भर रहता है। एक ही फसल होती है, वो भी खरीफ की, और हमारे पथरीले पहाड़ हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, वो पानी बहकर गुजरात चला जाता है। तो माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह पर आप चिन्हित करें और बड़े बड़े एनीकट बनाएं, बांध बनाएं, जिससे हमारे जनजाति कृषक हैं वो लाभ ले सकें। न कि क्योंकि बांसवाड़ा का पानी जा रहा है जालोर, लेकिन हम बिल्कुल पानी के पास होते हुए भी बिना पानी के रह रहे हैं। तो ये आप इसको देखें। माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में कुएं हैं पुराने। जो कृषक होता है वो सिंचाई के लिए कुआं खोदता है, मजदूरी करता है, गहने गिरवी रखता है, मजदूरी करके जैसे तैसे कुआं खोदता है, लेकिन बारिश आते आते वो कुआं वापस धंस जाता है। हर साल यही प्रक्रिया होती रहती है। तो मैं जनजाति मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, पुराने कुएं गहरे कराए जाएं और उनके चारों तरफ पक्की मुंडेर कराई जाए, जिससे गाय भैंस बकरी कोई भी नहीं गिरे और हर साल बारिश के पानी आने से भी वो कुआं धसे नहीं। आप कम से कम ये अभी आप इसमें लेवे, ये मेरा आपसे निवेदन है, क्षेत्र की जनता का निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करूंगा महुआ। क्या है महुआ? महुआ हमारी पहचान है, महुआ हमारी रीति रिवाज परंपरा है। उस महुए के पेड़ से हम आदि काल से जुड़े हुए हैं और महुए का जो फूल होता है उससे हम ढोकले बनाते हैं। कच्ची हांडी में खजूर के जो पत्ते होते हैं उसको अंदर डाल के उसको सेक के हम खाते हैं। और पहले जब अनाज नहीं था, जब हमारे पूर्वजों ने वो महुआ खा के सेक के जिंदा रहे हैं, उस महुए से हमारी बहुत जुड़ी हुई हमारी भावना है। आप भले हंस रहे हो, कुछ भी हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, परंपरा, कल्चर, रीति रिवाज है, उसको हम भूलना नहीं चाहते। माननीय सभापति महोदय, आज जो महुआ है उससे महुए के जो फूल होता है उस फूल से हम उस फूल से हम हमारा जूस निकालते हैं उबाल के। हमारे पूर्वज महुए का जूस, हाँ महुए का जूस, तो महुए का जूस तो हमारे शादी ब्याह कोई मौका होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उस समय हमारे मान सम्मान के लिए मेहमानों के लिए परोसा जाता है। और घर में भी हमारे जो हम कह नहीं रहे, हम वो नहीं कह रहे कि शराब ठीक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो टीएसपी क्षेत्र में एक भी अंग्रेजी की शराब की दुकान बंद करो। क्यों खोली गई है वो? एक भी टीएसपी में अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे वहां कल्चर है, परंपरा है, तो हमारे वहां पर माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस वाले जो फर्जी मुकदमे बना रहे हैं, 2 लीटर किसी के घर में मिला तो 5 लीटर का मुकदमा बना रहे। अरे वो को गुजरात बेचने जा रहा है क्या? कहीं बेचने जा रहा हो, बाजार में बेचने जा रहा हो, उसका आप मुकदमा बना सकते हो। लेकिन घर में पुलिस जबरदस्ती घुस के 2 लीटर जो शराब है, महुए का जूस है, उसको 5 लीटर बना के मुकदमा बनाती है और 5-5 हजार रुपए लेती है ये पुलिस। तो माननीय मंत्री महोदय जी, ये भी आप प्रस्ताव पास कराएं, ये मैं क्षेत्र की मांग कर रहा हूं। और आने वाले समय में इसी महुए को लेकर आंदोलन होगा, ये भी मंत्री जी मैं इस सदन में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, इसके बाद मैं बात करूंगा ये माहबाड़ी की।
हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं। मां बाड़ी का लक्ष्य है कि मां बाड़ी योजना में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको जोड़ा जाए, शिक्षा से जो वंचित हैं उनको जोड़ा जाए और कुपोषण से दूर किया जाए। लेकिन माननीय मंत्री महोदय जी, आपके विभाग ने 3 महीने तक पोषाहार नहीं दिया। बच्चे कुपोषण के स्वास्थ्य बीमार हो गए और कई बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। तो माननीय मंत्री महोदय जी, ये 3 महीने का सामग्री कहाँ गई, कौन से ठेकेदार के पास गई? और बाद में जो सामग्री दी आपने उसमें भी 2-2 किलो कम करके दी। तो क्या कमीशन का चक्कर है कि क्या ख्याल है मंत्री जी, आप इसको भी बताएं। और डे केयर का मतलब होता है आदिवासी बच्चों के माता पिता जो मजदूरी पे जाते हैं सुबह और शाम को 8 बजे आते हैं, इतने दिन वो बच्चे भूखे रहे, इसकी हाय लगेगी मंत्री जी आपको कि उन बच्चों का आपने शोषण किया है। माननीय मंत्री महोदय जी, जो समन्वयक लगे हैं, जो मुख्य समन्वयक और सह समन्वयक जो लगे हैं, उनको आप स्थायी करें या इनका मानदेय बढ़ाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। और मां बाड़ी में जो भी मुख्य समन्वयक और समन्वयक जो लगता है वो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आप कह रहे हो, तो इसमें जनजाति ही लगाओ भाई, गैर जनजाति क्यों लगाए? कौन से नियम और कौन से आधार पर आपने लगाए हैं, ये भी हमको आप यहाँ पर बताएं कि आप टीएसपी एरिया में गैर जनजाति वर्ग के कैसे लगा सकते हो, आप मुख्य संगठक और मां बाड़ी में कैसे लगा सकते हो, आप ये भी बताना मुझे। बाद में बताना मंत्री महोदय, आज इन्होंने जो घोषणा की है माननीय सभापति महोदय, ये बजट घोषणा में पेज नंबर 62 पॉइंट है 4, बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरित किए जाने की घोषणा करती हूं। ये माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है, लेकिन 2022-23 की स्कूटी आज भी सड़ रही है वहां पर। 2022-23 की स्कूटी कब वितरण करोगे? कब तक हमारे रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन स्कूटियों का? कब तक हमारे सरकार को आप कोसते रहोगे? माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं 2022-23 की जो स्कूटी है वंचित बालिकाओं की, वो स्कूटी आप जल्दी वितरित करें। माननीय वो स्कूटियां कब की थी पता है क्या आपको? माननीय सदस्य, ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे राम सागड़ा में बालिका छात्रावास आप खोलने की घोषणा करें, तलैया में बालक छात्र खोलने की घोषणा करें। हमारी सरकार में हो चुका था, पर आपने पता नहीं कहां रोक दिया मुझे पता नहीं। उसके बाद बालक छात्रावास पाल देवल, इसमें जर्जर अवस्था है, 50 बच्चे अध्ययनरत है उस छात्रावास में। कभी भी वो छात्रावास गिर सकता है, इसकी जिम्मेदारी अगर गिर गया, अगर कोई हादसा हो गया, मंत्री जी आपकी जवाबदारी रहेगी और सरकार की जवाबदारी रहेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मैं पाल देवल में 2-4 स्कूल है, बड़ी सीनियर स्कूल, और बच्चे 15-15 किलोमीटर से आते हैं। आप भी जानते हैं कि पगडंडी का रास्ता भी नहीं है वहां पर, और बच्चे आते हैं स्कूल में, आते हैं वहां पर और पढ़ने के लिए उनको कहीं और जाना पड़ता है। तो आप वहां पर रोल बढ़ाएं, उसको 50 से पाल देवल में 125 या 150 का रोल आप बढ़ाएं, ये मैं आपसे मांग करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, ये मैं खास विशेष मांग करना चाहूंगा कि टीएसपी एरिया में माननीय सभापति महोदय, जब तक हमारा टीएसपी क्षेत्र का अधिकारी, भील अधिकारी वहां नहीं बैठेगा टीएडी में, तब तक हमारा आदिवासियों का टीएसपी क्षेत्र का भला नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे वहां पर कलेक्टर भी बाहर के आ गए, एसपी भी बाहर के आ गए, थानेदार भी बाहर के आ गए। अरे हमारी वहां की संस्कृति, रीति रिवाज उनको पता ही नहीं है। हमारी भाषा वागड़ी भाषा है, उनको वागड़ी भाषा समझ में ही नहीं आती है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, टीएसपी के अधिकारी हमारे खूब सारे अब तो हो गए हैं, वही अधिकारी हमारे अगर संभावित आयुक्त बन जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, तो ही हमारा भीलों का, आदिवासियों का भला हो सकता है, नहीं तो हमारा भला नहीं हो सकता है।
माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आपका अवसर आएगा अभी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको कपड़े की झोली में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है, या तो खाट में डालकर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आज भी पगडंडी का रास्ता है। मंत्री जी, आपको पता है, आपको पता नहीं है तो आपके साथ माननीय जो वित्त मंत्री महोदय हैं उनको विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर की पहाड़ों की एक बार सैर कराएं। वो पहाड़ों पर आदिवासी कैसे रहते हैं उनको चढ़ाएं तो पता पड़ेगा कि वास्तविक में आदिवासियों की जरूरत क्या है। मैं आपके मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये रोड बहुत ही आवश्यक है, आप इसको जल्दी से जल्दी सेंक्शन कराएं, खाली झूठी आश्वासन मत देना। टपलारा मोड़ से खेहड़ा फला गड़ा मालजी मुख्य सड़क तक डामरी सड़क निर्माण, रमेश दीता के घर से संग्राम के घर तक डामर सड़क निर्माण, पालीसोड़ा कंडूला मेन रोड से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीजफला होता हुआ लांबा पाटड़ा मजोला सीमा तक डामर सड़क निर्माण, बीजफला कंडूला से शंकर कुबेर कोडेड़ के घर तक डामर सड़क निर्माण, नरसिंह जीवा खोकरिया के घर से शमशान घाट बोर का पानी हदरू घाटी तक डामर सड़क निर्माण कवलिया दरा, मेन रोड ननोमा फला से राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाकी वडली स्कूल तक डामर सड़क निर्माण कवलिया दरा, बाबू हुरमा के घर से बोला तक डामर सड़क निर्माण चकमोडी घाटा, नवल श्याम सीनियर स्कूल से फूटा तालाब तक डामर सड़क निर्माण, नानका नाला दादू बदा के दुकान से हड़ात फला होते हुए सलियाट फला अमृत गला के घर तक डामर सड़क निर्माण, पावर हाउस सतीरामपुर से जाहेला फला मरता बदा मनात के घर होता हुआ मेन रोड गुमानपुरा सड़क तक डामर सड़क निर्माण, पुंद्रावड़ा सीमा से माकरेड़ा स्कूल होते हुए मणिलाल हुर्जी खराड़ी के घर तक डामर सड़क निर्माण, बंजारिया फला जाकोल से गड़ा मालजी तक डामर सड़क निर्माण, खेहड़ा टपलारा स्कूल से कुएड़ा महादेव मंदिर शमशान घाट तक डामर सड़क निर्माण। ये मंत्री जी आप बहुत बहुत जल्दी कराएं। और जो 1500 करोड़ पहले वाले बजट में घोषणा थी उसका भी आप हवाला दें कि वो 1500 करोड़ रुपए आपने किस पे खर्च किए। अब ये 1750 करोड़ और दिए हैं एसटी और एससी के लिए। अब एससी का कितना है, एसटी का कितना है, आप ये भी बताएं। अब मैं बात करूंगा जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनको समय पे पेंशन नहीं मिल रही है, वो रोज चक्कर मार रहे हैं, ई मित्र वालों के पास चक्कर मार रहे हैं, रोज चक्कर मार रहे हैं, बुजुर्ग रोड क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन हमने तो मानदेय बढ़ाया था, लेकिन आप समय पर उनकी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उन बुजुर्गों को उनका एक सहारा है कि कम से कम हमारे पेंशन आ जाएगी तो हमारे किसी बेटी को भी 5-10 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपये दे सकते हैं, उनकी एक आशा रहती है। जो आप समाज कल्याण से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा, और किसी के अंगूठे नहीं आ रहे, बुजुर्ग है उसका अंगूठा नहीं आएगा, उसका थंब फिंगर नहीं आएगा, तो ऐसे कई लोग हैं, उनको ऑफलाइन भी आप पेंशन देने का प्रावधान करें। उसी के साथ ही जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में और डिप्लोमा कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति समय पर मिले। जो सरकार की योजना है कि हम एसटी एससी को छात्रवृत्ति दे रहे हैं, अगर जो छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिले, वो छात्रवृत्ति का क्या काम आएगी। वो 2 साल के बाद छात्रवृत्ति मिलती है तो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं, पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो अहमदाबाद पलायन हो जाते हैं और ऐसा करके वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय सभापति महोदय, एसटी एससी छात्रवृत्ति उसको भी इस दौर में महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति बढ़ाने का आप सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।